फिर मैंने ऐसे ही फिर बेदिली से एक बार दिया OMR। ऑल इंडिया रैंक 423, 99.98 परसेंटाइल, अवर टॉपर। लास्ट ईयर कटा हुआ था कुछ 650, तो मुझे लगा कि मैं तो उतना भी नहीं कर पाऊँगा। कि जैसे ही आपको पता चला आपके रिजल्ट के बारे में, आपका क्या रिएक्शन था? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोइन फ्रॉम एलिजन प्राइवेट लिमिटेड। और मेरे पास आज ऐसे एक मेहमान हैं जिनने एक सपना अपना पूरा किया, और ना ही खाली अपना सपना पूरा किया मगर अपने घर वालों का सपना पूरा किया, अपने दोस्तों का सपना पूरा किया और अपने रिश्तेदारों के सपना पूरा किया। मेरे पास आज आपके साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर आफ्ताब, who has scored 622 marks out of 720, all India rank 423, 99.98 percentile, our topper आफ्ताब, who made Kashmir proud। आफ्ताब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप हमारे पास आए, और आपको मुबारकबाद इस खुशी के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया मुबारकबाद देने के लिए। मेरा नाम आफ्ताब इकबाल है। मैंने नीट UG 2025 एग्ज़ामिनेशन दिया था एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 622 मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 720 विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 423 एंड JNK रैंक ऑफ 1। माशाल्लाह आफ्ताब, मैं आपसे पहली बात जो जानना चाहता हूँ आफ्ताब, वो यही रहेगी कि जैसे ही आपको पता चला आपके रिज़ल्ट के बारे में, आपका क्या रिएक्शन था? रिज़ल्ट देखते टाइम मेरे साथ मेरे घर वाले भी थे, मेरे अंकल थे, तो हम सभी बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। तो अंदर से एक ऐसी फीलिंग आ रही थी, खाना भी सही से नहीं खा पा रहे थे, उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। माशाल्लाह। तो आपके पेरेंट्स ने आपको क्या बोला उस टाइम पे? आपके घर का माहौल कैसा था? आपके कज़न्स भी थे, आपके रिलेटिव्स भी थे वहाँ पर? रिज़ल्ट देखते टाइम तो सिर्फ घर वाले थे और हर कोई अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा था और मुबारकबादी दे रहे थे। रिज़ल्ट के थोड़ी देर बाद फिर सब रिलेटिव्स को जब पता चला, कज़न्स को पता चला, तो सभी खुश हुए और हर कोई मेरे घर पे आया, मुझे मुबारकबादी दी, मेरी हौसला अफजाई की, हर कोई बहुत खुश था। आफ्ताब, ना ही आपने अपने घर वालों को सर ऊपर किया है, ना ही अपना सर आपने खाली ऊपर किया है, आपने हम सब को फ़ख्र महसूस कराया है। जो आपकी अचीवमेंट है ये हमेशा हमें याद रहेगी। मैं जानना चाहता हूँ जो आपके स्ट्रगल्स रहे, क्योंकि एंड रिज़ल्ट, एंड प्रोडक्ट तो हमने देख लिया, मगर मैं जानना चाहता हूँ अपने स्ट्रगल्स क्या क्या देखे इसमें। स्ट्रगल्स, मेरा सबसे पहला स्ट्रगल ये था कि क्योंकि मैं बानिहाल का रहने वाला हूँ, खड़ी रामबन, तो वहाँ से यहाँ आना, यहाँ के माहौल में अडाप्ट होना, यहाँ पे पढ़ना, यहाँ पे टीचर्स के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच कराना, सबसे पहला यही स्ट्रगल था और यही सबसे बड़ा भी था, यहाँ पे सरवाइव करना। विद टाइम इसको इसने मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया यहाँ पे सरवाइव करने में। लगभग 3-4 महीने तो इसी में गए, यहाँ पे रहना, हॉस्टल का खाना खाना, और इसी में ज़्यादा टाइम जो स्ट्रगल था वो मेन स्ट्रगल यही था। और फिर दूसरा स्ट्रगल था पढ़ाई का, वो अलग था। उसमें मैंने असल में पहले गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन हासिल की थी, तो फिर जब हमने 11th शिफ्ट किया तो 11th का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कवर अप करने में भी बहुत टाइम लगा, बहुत स्ट्रगल्स आए, उसको कहीं कभार समझ नहीं आते थे, डाउट्स वगैरह। तो इन सब चीज़ों में तो एक तो खुद एग्जॉस्ट होता था इंसान, दूसरा फिर टीचर्स को भी एग्जॉस्ट कराना पड़ता था क्योंकि डाउट्स तो उन्हीं से क्लियर कराएंगे। हर किसी ने स्ट्रगल किया, मेरे फैमिली ने स्ट्रगल किया, टीचर्स ने स्ट्रगल किया और फिर मैंने भी स्ट्रगल किया। बिल्कुल, बेशक। और वो स्ट्रगल का हमने एंड रिज़ल्ट देख लिया माशाल्लाह। अल्लाह ऐसी कामयाबी सबको नसीब करे। आप आते हो बानिहाल से, और बानिहाल से आप इधर आए टू गेन एजुकेशन, टू गेन नॉलेज। तो ये जो आपका अडेप्ट करना पड़ा आपको नया हैबिटेट, पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपका हैबिटेट था ऑलरेडी कहाँ, बानिहाल में, वो उस हैबिटेट, उस एनवायरनमेंट में और इस एनवायरनमेंट की क्या डिफरेंस लगी आपको? पहला डिफरेंस यही है कि वहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं था। ओके। तो जब हमने यहाँ पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे एक तो पढ़ने वाले बच्चे मिले, उनके साथ कॉम्पीट करना पड़ता था,
तो ये सब चीज़ें यही मतलब मेन चीज़ें यही होती है कि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। और टीचर्स वहाँ पे भी पढ़ाते थे, लेकिन नीट लेवल का ऐसे नहीं पढ़ाते थे जहाँ जैसे यहाँ पे पढ़ाते थे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, कॉम्पिटिटिव माहौल का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और फिर बाकी चीज़ें भी आती है, छोटी मोटी खाना वगैरह। अच्छा, आप रहते अलग थे, मतलब हॉस्टल में रह रहे थे आप यहाँ? शुरू में तो हॉस्टल में ही रहते थे, लेकिन फिर हमने रूम किया था रेंट पे, फिर घर वालों को भी साथ बुलाया था और फिर साथ में ही रह रहे थे। तो अब मैं आफ्ताब ये सुन के बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया कि आपने ऐसे चेंज का लाई अपनी ज़िंदगी में, या आपको ऐसे रिसोर्स मैनेज करने पड़ते थे, एज इन आपको रहना पड़ता था अकेले, आपको घर के चोर्स भी होंगे, यू हैव टू रन योर ओन एरेंड्स एज वेल। मैं जानना चाहता हूँ हाउ यू यूज्ड टू मैनेज योर स्टडीज़। आपके 12 आवर्स के बारे में बताओ आप मुझे। मैं अपना टाइम टेबल अपने क्लास के हिसाब से सेट करता था। जनरली मेरी क्लासेस 3 PM to 7 PM होती थी यहाँ पे। तो क्लासेस के बाद मैं घर जाता था, रेस्ट लेता था 15-20 मिनट। उसके बाद फिर मैं क्लासेस में जो भी पढ़ा उसका रिवीजन कर लेता था, शॉर्ट नोट्स जो बनाए थे उनका रिवीजन, होमवर्क जो टीचर्स देते थे उनको सॉल्व करता था। और फिर आगे खुद जो खुद से प्रैक्टिस करता था, आगे मॉड्यूल से, कोई बुक एक्स्ट्रा बुक वहाँ से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, कहीं से भी। तो जनरली मैं 11 to 11:30 के अराउंड सो जाता था। सुबह में 6:30 के अराउंड उठ जाता था। उसके बाद फिर मैं सुबह पहले तो नमाज पढ़ के फिर से लास्ट क्लास का रिवीजन करता था, आधा घंटा 1 घंटा। उसके बाद फिर मैं ऐसे रखता था, फिज़िक्स में मुझे 30 to 40 क्वेश्चंस करने हैं, केमिस्ट्री में मुझे 30 to 40 क्वेश्चंस करने हैं, बायोलॉजी में मुझे NCERT पढ़नी है और क्वेश्चंस करने हैं थोड़े बहुत। फिक्स टाइम नहीं था कि सिर्फ 1 घंटे करना है फिज़िक्स, ऐसा नहीं था। उसमें कभी 30 ही मिनट लग जाते थे, कभी 2 घंटे लग जाते थे, वो देता था मैं। ऐसा नहीं कि 1 घंटा पढ़ना है, उसमें फिर 15 ही क्वेश्चन हो जाए, 10 हो जाए, ऐसा नहीं था। फिक्स क्वेश्चंस फिक्स थे, टाइम फिक्स नहीं था। और जब कभी टाइम बचता था तो मैं कभी कभार रिवीजन में लगा देता था, टेस्ट प्रिपरेशन में लगा देता था। वैसे कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं थे, टाइम स्टडी आवर्स फिक्स्ड नहीं थे। ये डिपेंड करता था कि कितना टाइम मैं फ़िज़िक्स में लगाऊँ, 30-40 क्वेश्चंस करने में, ऐसे ही केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इस चीज़ ने मुझे, जो आपने बात कही, इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा मेस्मराइज़ किया। जो मैं इससे निकाल पा रहा हूँ ना, वो ये चीज़ है कि आपका एजेंडा ये था कि मुझे कितने घंटे दिन में पढ़ना है वो मैटर नहीं करता था। आपके टास्क कैसे एग्जीक्यूट करने हैं आपको, आपने एक पर्टिकुलर टास्क दे के रखते थे आप दिन भर कि आपको 40 सवाल करने हैं, तो आप वो 40 सवाल करने इरेस्पेक्टिव ऑफ कितना टाइम लगे, आपका ऐसा स्केड्यूल है। मैं आप जानना चाहता हूँ, फॉर एन एवरेज स्टूडेंट उसके लिए क्या वर्क फ्लो रहना चाहिए, या वो किस रास्ते पर चलना चाहिए, उसके लिए आपको क्या एडवाइस है? उसके लिए सबसे पहली एडवाइस है कि क्लासेस में अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है। वो तो हर किसी के लिए समझ नहीं है, तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। और डेली आप टाइम टेबल ऐसा बनाइए कि उसमें आप डेली जो क्लास कर रहे हो उनका कवर कर रहे हो, और अगर कुछ टेस्ट कभी कभार होते थे उनके लिए भी आप पढ़ पा रहे हो, उतना टाइम आप मैनेज कर लेना। और बैकलॉग भी नहीं होना चाहिए डेली क्लास का, मतलब साथ में चलाना है, डेली क्लास का भी, और अगर कभी टेस्ट हो, कभी कुछ भूल चुके हो, उसका रिवीजन करना, साथ में चलाना है। ऐसा नहीं कि मैं अब टेस्ट के लिए प्रिपेयर करूँगा, डेली क्लास का छोड़ देता हूँ, वो फिर आगे बैकलॉग हो जाएगा। फिर आपको बैकलॉग कवर करना है, तब उस दौरान जो क्लासेस चल रही होंगी वो फिर बैकलॉग बन जाएंगे। ऐसे करते करते फिर इसी डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब तो बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया। ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। जो अभी हमें सुन रहे होंगे वो डेफिनेटली ये सवाल कर रहे होंगे अपनी जगह, क्या हमें खाली पढ़ना है, क्या हम उसके अलावा कुछ खेल सकते हैं, कूद सकते हैं? वो तो सवाल सबके दिल में होगा ही होगा। अभी उसके बारे में आप क्या कहते हो? क्या आप कोई एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ करते थे इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टडीज़? ज़्यादा एक्सटर्नल मेरे पास, मैं यहाँ श्रीनगर में उतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं थी शुरू में, तो मैं ज़्यादातर जब कभी बोर होता था तो मैं फ़ोन ही चलाता था, यूट्यूब मोस्टली। इंस्टाग्राम तो उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा इंस्टाग्राम पे, तो फिर मैं ज़्यादातर यूट्यूब ही चलाता था। लगभग शुरू में तो इसका वॉच टाइम बहुत ज़्यादा था, 3 आवर्स तक जाता था, लेकिन लास्ट तक ये था वॉच टाइम इसका।
1 आवर था, कम से कम 30-40 मिनट तो जाते ही थे। और कभी कभार फिर लास्ट टाइम पर फिर फ्रेंड्स थोड़े बहुत बन गए यहाँ पे, तो फिर हम जाते थे बीच बीच में कभी क्रिकेट खेलने। महीने में 2-3 बार जाते थे। हर जिस संडे टेस्ट होता था, टेस्ट देकर फिर एग्जॉस्ट हो जाते थे तो हम क्रिकेट खेलने चले जाते थे 2-3 घंटे। ऐसा नहीं था कि पूरे दिन सिर्फ पढ़ाई करनी है, थोड़ा टाइम में रेस्ट लेता था, बहुत ज़्यादा टाइम। तो रेस्ट लेना इस ज़रूरी है, ज़रूरी है, रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। मुझे आप बताए बात एक, आप जब इस नीट एग्ज़ाम को देने गए, व्हाट वाज योर एंड गोल? आप क्या रिज़ल्ट चाहते थे इससे? एग्ज़ाम से पहले जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे, वहाँ पे वो बिठाते 1 घंटा 2 घंटा पहले, वहाँ पे थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो हर किसी को होती ही है, तो मुझे भी थी थोड़ी नर्वसनेस। लेकिन दिमाग में जब थोड़ा टाइम हुआ वहाँ बैठे हुए, तो फिर थोड़ा बहुत जब नर्वसनेस कम हुई तो मेरे दिमाग में था कि हाँ मैं अच्छा स्कोर करूँगा। मैं टारगेट था माइंड में कि हाँ 700 प्लस स्कोर करना है। वो कॉन्फिडेंस आ रहा था, बिल्डअप हो रहा था वहाँ पे। लेकिन फिर जब पेपर हुआ, पेपर में क्वेश्चंस नहीं बने, थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन आया, पेपर में ही डिमोटिवेशन स्टार्ट हुआ। फिर मैं इस चीज़ का भी शुक्र पढ़ता हूँ कि मैंने पहले बायोलॉजी अटैम्प्ट की। अगर बायोलॉजी पहले अटैम्प्ट नहीं की होती, क्या पता फिर पूरा पेपर ही ख़राब हो जाता। मैंने बायोलॉजी अटैम्प्ट की, पहले केमिस्ट्री और फिर लास्ट में फिज़िक्स करते करते मेरा जो अंदर मोटिव था कि मैं इतने मार्क्स स्कोर करूँगा, वो तो ख़त्म ही हो गया। और ऊपर से मैं लास्ट ईयर का कट ऑफ देखकर, लास्ट ईयर कट ऑफ हुआ था कुछ 650, तो मुझे लगा कि मैं तो उतना भी नहीं कर पाऊँगा। तो फिर मैंने ऐसे ही फिर बेदिली से भर दिया OMR। एलिजन की तरफ से आपको और एक बार मुबारकबाद देते हैं, और ये हमारी तरफ से एक छोटा गिफ्ट है टू यू। दिस इज अ लिटिल गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड। या बाकी इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, आपके साथ बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी हमारे साथ बात करने में मज़ा आया होगा। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।